हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 11 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अमेजॉन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र किस इंडियन स्टेट में स्थापित किया है? तो अमेजॉन इंडिया द्वारा अपना पहला डिजिटल केंद्र गुजरात में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? गुजरात में। ये देख लीजिए, गुजरात के सूरत में। कहाँ पे? गुजरात के सूरत में अमेजॉन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। अमेजॉन इंडिया का टारगेट है 2025 तक 1 करोड़ एमएसएमईज को डिजिटाइज करना, यानी 1 करोड़ इंडियन एमएसएमईज का डिजिटलीकरण करना। कब तक? 2025 तक। तो इसको देखते हुए अमेजॉन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र गुजरात के सूरत में स्थापित किया है। ये जो अमेजॉन का डिजिटल केंद्र है, सेम वैसे ही काम करेगा एमएसएमई सेक्टर के लिए जैसे किसी बिल्डिंग के लिए ब्रिक्स और मोटार का काम होता है। तो एमएसएमईज के लिए अमेजॉन डिजिटल केंद्र इंडिया में स्थापित किए जा रहे हैं। अमेजॉन का पहला डिजिटल केंद्र कहाँ? सूरत में स्थापित किया गया है। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में है। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और याद रखिएगा, इंडिया का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर गुजरात के गांधीनगर में ओपन किया गया है, गिफ्ट सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कोई पैसेंजर ट्रेन असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से वेंगई चुनपाओ रेलवे स्टेशन पहुंची है। आपको बताना वेंगई चुनपाओ रेलवे स्टेशन किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? तो ये रेलवे स्टेशन है मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर में। ये देख लीजिए, आजाद भारत में पहली बार मणिपुर को रेलवे के मैप पे दिखाया गया है। ये देख लीजिए, ये है आपका नागालैंड, सॉरी ये है असम और ये है मणिपुर। तो असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से मणिपुर के वेंगई चुनपाओ रेलवे स्टेशन पर पहली बार कोई ट्रेन गई है और रेलवे के मैप पर मणिपुर पहली बार आया है। हालांकि ये डिस्टेंस 11 किलोमीटर ही थी असम से मणिपुर तक, लेकिन इसको कवर करने में 80 ईयर्स लग गए। तो जायज है कि मणिपुर के या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लोग बीजेपी को क्यों ना सपोर्ट करें, क्योंकि इतने साल हो गए और मणिपुर में ट्रेन नहीं पहुंची। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है हमारी पुरानी सरकारों पर। उसके अलावा ये ट्रेन जब मणिपुर के लिए जा रही थी तो जिरबाम रेलवे स्टेशन पर इन्होंने हाल्ट भी किया। ये जो इम्फाल बेस्ड वेंगई चुनपाओ, अजीब सा नाम है, वेंगई चुनपाओ रेलवे स्टेशन है, ये मणिपुर का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल होगा, याद रखिएगा। तो वेंगई चुनपाओ रेलवे स्टेशन कहाँ का है? मणिपुर का। हाल ही में सिलचर रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करके राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पे पहुंची है। मणिपुर की चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। देखिए, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जिसका नाम है लोकटक लेक, वो मणिपुर में ही है। और इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, वो भी मणिपुर में है, जो कि संगाई डियर के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म डेवलप करेगा? जैसे नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजॉन प्राइम हुआ, वैसे ही केरल गवर्नमेंट भी खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म डेवलप करेगी। ओटीटी मतलब ओवर द टॉप। ये देख लीजिए आप, हाल ही में केरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म डेवलप करेगी। देखिए, 1 नवंबर से केरल गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि इसको लॉन्च कर दिया जाए। वर्तमान में जो नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन है वो मलयालम सिनेमा में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसको देखते हुए केरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म डेवलप करेगा। केरल की बात करें तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, केरल इंडिया की लॉन्गेस्ट रामसर साइट जिसका नाम है वेम्बनाड लेक, वो केरल में है। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और याद रखिएगा, इंडिया में जीका वायरस का पहला केस केरल में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाश मिसाइल को मैन्युफैक्चर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा किसके साथ एमओयू साइन किया गया है? तो आकाश मिसाइल को डिजाइन और डेवलप किया है डीआरडीओ ने, और इसको मैन्युफैक्चर कौन करेगा? बीडीएल। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने बीडीएल के साथ एमओयू साइन किया है आकाश मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये देख लीजिए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में एमओयू साइन हुआ है ताकि आकाश मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के लिए मैन्युफैक्चर किया जा सके। ये जो एमओयू है या फिर डील है, ये 499 करोड़ के लिए है, याद रखिएगा। आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस नहीं है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसको इंडिया के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईजीएमडीपी के तहत डेवलप किया गया था। तो डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। हालांकि बीडीएल जो है इंडियन आर्मी के लिए आकाश मिसाइल को मैन्युफैक्चर करता है। 499 करोड़ की डील हुई है
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और बीडीएल के बीच में। बीडीएल की बात करें 1970 में स्थापना हुई थी बीडीएल की, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है। बीडीएल के चेयरमैन एमडी कौन है? सिद्धार्थ मिश्रा। और याद रखिएगा कुछ समय पहले डीआरडीओ द्वारा एमटेक प्रोग्राम इन डिफेंस टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया है एआईसीटी के साथ मिलकर। ये एमटेक प्रोग्राम 6 स्ट्रीम में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड किसने जीता है? तो 2021 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड जीता है जाइला एवेंट गार्दे ने। किसने? जाइला एवेंट गार्दे। तो स्पेलिंग टूर्नामेंट कहाँ पे होता है? अमेरिका में होता है। तो देख लीजिए ये है आपकी जाइला एवेंट गार्दे। इन्होंने 2021 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड जीता है। जाइला एवेंट गार्डे अफ्रीकन अमेरिकन है और फर्स्ट ब्लैक पर्सन है जिन्होंने ये स्पेलिंग बी अवार्ड जीता है। मात्र 14 वर्ष की हैं जाइला एवेंट गार्डे, याद रखिएगा। फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन है 93 ईयर की हिस्ट्री में जिन्होंने ये स्पेलिंग बी अवार्ड जीता है। तो नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड 2021 किसने जीता है? जाइला एवेंट गार्डे। ये स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड यूएस में हर वर्ष ऑर्गेनाइज किया जाता है। 1925 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इतने वर्ष की हिस्ट्री में पहली बार किसी अफ्रीकन अमेरिकन को मिला है। नाम क्या है? जाइला एवेंट गार्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने किस फिल्म को अपने कलेक्शन में शामिल करने की घोषणा की है? तो नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो पीके को अपने कलेक्शन में शामिल करेगा। तो पीके आपको याद ही होगा, हमका ये गोला पे ना ही रहना है। पीके 2014 में आई थी ना, ये राजकुमार हिरानी की मूवी थी। देखो इंडिया में जो एलियंस की मूवी बनती है वो अजीब से एलियंस आते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर वाले एलियंस होते हैं। अमेरिका में एलियन आपने देखे ना, थानोस आ जाता है, और इंडिया में पीके जैसे लोग आते हैं या फिर जादू जैसा आता है जिसको हरदम धूप चाहिए होती है। ठीक है, तो इंडिया में अलग ट्रेडिशन रहता है एलियंस के आने का और अमेरिका में अलग ट्रेडिशन रहता है। हालांकि पीके मूवी को नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने अपने कलेक्शन में शामिल किया है। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत स्थापित किया गया था। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल फिल्म आर्काइव का हेडक्वार्टर है पुणे में। डायरेक्टर है प्रकाश मकदुम और अनुराग ठाकुर को जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का नया चार्ज दिया गया है। पहले प्रकाश जावड़ेकर थे, तो अनुराग ठाकुर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बन गए हैं। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द लाइट ऑफ एशिया बुक हाल ही में लिखी गई है किसके द्वारा? तो एक लाइट ऑफ एशिया पोयम थी, हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ी थी। अब एक लाइट ऑफ एशिया बुक लिखी गई है। इसको लिखा है जयराम रमेश, कांग्रेस लीडर है जयराम रमेश। उन्होंने लाइट ऑफ एशिया बुक ये लिखी है। ये बुक हालांकि लाइट ऑफ एशिया पोयम पर ही आधारित है। द लाइट ऑफ एशिया पोयम 1879 में ये पोयम लिखी गई थी सर एडविन एर्नोल्ड द्वारा। तो 12th क्लास में हमने पढ़ी थी द लाइट ऑफ एशिया पोयम। अब उसी पर एक बुक लिखी है जयराम रमेश ने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम श्रीनिवासन एक बार फिर से फेडरल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं, कितने वर्ष के लिए? तो श्याम श्रीनिवासन अगले 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं। ये देख लीजिए, ये हैं आपके श्याम श्रीनिवासन। ये फेडरल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं 3 वर्ष के लिए। खास बात क्या है, 2010 से फेडरल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं। तो यही कह दो ना, हमें ही बने रहना है, किसी और को बनने नहीं देना है। हर बार फालतू में करंट अफेयर्स बढ़ जाता है। श्याम श्रीनिवासन अगले 3 वर्ष तक और एमडी एंड सीईओ रहेंगे किसके? फेडरल बैंक ऑफ इंडिया के। तो नाम याद रखिएगा श्याम श्रीनिवासन 2010 से एमडी एंड सीईओ हैं। फेडरल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें 1931 में स्थापना हुई थी। कोच्चि केरला में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मकड़ी की 2 नई प्रजातियां किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाई गई हैं? तो पहले महाराष्ट्र में पाई गई थी जिसका नाम तुकाराम ओबले के नाम पे रखा गया था, मैंने आपको बताया था। अब 2 और प्रजातियां पाई गई हैं मकड़ी की, कहाँ पे? असम में। तो असम में मकड़ी की 2 प्रजातियां पाई गई हैं जिसमें से एक पहली बार पाई गई है जिसका नाम है ग्रेवेलिया बोरो, ये इंडिया में पहली बार पाई गई है। और दूसरी है डेक्सिपस क्लीनी। ये 2 मकड़ी की वैरायटी हैं जिनको असम के चिरांग फॉरेस्ट रिजर्व में पाया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा है। ये जो 2 मकड़ियां हैं इनका जिक्र जापान के आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ने पहले ही किया था। तो हाल ही में असम में मकड़ी की 2 वैरायटी पाई गई हैं चिरांग फॉरेस्ट रिजर्व में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। 1916 में स्थापना हुई थी। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर कैलाश चंद्रा।
और मैंने अभी बताया कि महाराष्ट्र में भी 2 स्पीसीज पाई गई हैं स्पाइडर की, जिसका नाम तुकाराम ओबले के नाम पर रखा गया है, आईसीएस तुकारामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई का एक शहर है दुबई, वहीं पर है आईसीसी का हेडक्वार्टर। चर्चा में क्यों है? क्योंकि आईसीसी के जो सीईओ हैं मनु सावनी, उनको अपना पद छोड़ना पड़ रहा है। क्यों? कुछ एलिगेशंस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं मनु सावनी के ऊपर। तो आईसीसी की सीईओ पोस्ट से कौन हट रहा है? मनु सावनी। हालांकि एक्टिंग सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं आईसीसी के? जियाउफ अलारडाइस। कौन? जियाउफ अलारडाइस, नाम याद रखिएगा, एक्टिंग सीईओ बने हैं आईसीसी के। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापना हुई थी, दुबई में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं और मनु सामनी अब सीईओ की पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडियन आर्मी के लिए पावर सैल्यूट इनिशिएटिव किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो आजकल कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च हो रहे हैं। पावर सैल्यूट इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। किसने? एक्सिस बैंक ने। देख लीजिए, एक्सिस बैंक द्वारा इंडियन आर्मी के लिए पावर सैल्यूट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा? जो डिफेंस सर्विस में होंगे उनको सैलरी पैकेज प्रोवाइड करेगा पावर सैल्यूट इनिशिएटिव के तहत। कुछ दिन पहले मैं आपको बताया था सैल्यूट डॉक्टर इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था? आईसीआईसीआई बैंक ने। सलाम दिल से इनिशिएटिव डॉक्टर्स के लिए किसने लॉन्च किया था? एचडीएफसी बैंक ने। और अब पावर सैल्यूट इनिशिएटिव इंडियन आर्मी के लिए किसने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। पावर सैल्यूट के तहत 56 लाख का एक्सीडेंटल कवर भी प्रोवाइड करेगा आर्मी पर्सनल्स को। एक्सिस बैंक की बात करें 1993 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। एमडी एंड सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फिश फार्मर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस के एक दिन पहले नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है, यानी 10 जुलाई को। ये देख लीजिए, हर बार की तरह इस बार भी 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया गया है। इसको मनाता कौन है? नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि हैदराबाद में है, वही नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर के.एच. अली कुन्ही और डॉक्टर एच.एल. चौधरी, ये 2 पर्सन थे जिन्होंने फिश ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की थी 10 जुलाई 1957 को। तो इन्हीं की याद में नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है। 2021 में 21वां नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया गया है 10 जुलाई को। उसके अलावा याद होगा 2 दिन पहले ही गिरिराज सिंह जी ने मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया है फिश फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, ये पैन इंडिया इंटीग्रेशन कब तक अचीव कर लेगा? तो इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक दिसंबर 2021 तक पैन इंडिया इंटीग्रेशन कर लेगा। ये देख लीजिए, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अनाउंस किया है कि इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक दिसंबर 2021 तक पैन इंडिया इंटीग्रेशन कर लेगा। अभी कितना है? 17 स्टेट्स में है। ये जो इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है एक जीआईएस बेस्ड पोर्टल है जिसमें इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। यानी कहीं पर आपको औद्योगिक विनिर्माण करना है तो आप इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के पोर्टल पर जा सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह का लैंड बैंक सिस्टम इसको डेवलप किया गया था इंटीग्रेटिंग इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस के साथ मिलकर। इंडिया में सबसे ज्यादा विजिटर्स इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक का यूज करते हैं, उसके बाद यूएस में। तो यानी अगर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक का यूज करके आप बना सकते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत इंटीग्रेट किया जा रहा है पूरे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रिपोर्ट है जिसको WWF ने रिलीज किया है। रिपोर्ट का नाम है अ फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। क्या है रिपोर्ट? अ फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। इसको WWF ने किसके साथ मिलकर रिलीज किया है? तो WWF ने यूनेप के साथ मिलकर इसको रिलीज किया है। ये देख लीजिए, WWF और यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन्होंने साथ में मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है अ फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के कारण विश्व में जो वाइल्ड कैट हैं यानी जंगली बिल्लियां हैं उनकी 75% प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। साथ ही साथ ये जो 75% प्रजातियां विलुप्त हुई हैं वाइल्ड कैट की, उनमें से 68% 1970 से अब तक विलुप्त हो चुकी हैं। तो ये अपने आप में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है। इंडिया से आपको पता ही है चीता विलुप्त हो गया है, तो समझ सकते हैं कितना क्राइसिस हो सकता है। इंडिया सबसे ज्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है क्योंकि इंडिया में हाथियों का आपको पता ही है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता है।
जिसकी वजह से 500 हाथियों की मौत हो गई पिछले 4 वर्षों में। वहीं 2361 लोग घायल हुए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इफेक्ट पड़ेगा वर्ल्ड में तो सबसे ज़्यादा इंडिया को पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है टाइगर्स की, एशियाटिक लायंस की, एशियाटिक एलिफेंट्स की। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है इंडिया के कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोका जाए। WWF और UNEP ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। WWF की बात करें 1961 में स्थापना हुई थी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर कौन है? मार्को लैम्बर्टिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेदन 2021 ये हैकाथॉन हाल ही में किसने होस्ट किया है? तो संवेदन 2021 इस हैकाथॉन को होस्ट किया है IIT मद्रास ने। किसने? IIT मद्रास। IIT मद्रास द्वारा सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर के साथ मिलकर संवेदन 2021 हैकाथॉन को होस्ट किया गया। संवेदन 2021 हैकाथॉन में पर्पस क्या था? पर्पस था इंडिया की जो सोशल प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो हैकाथॉन का मेन पर्पस यही होता है कि चैलेंज फेंक दिया जाता है और इसका सॉल्यूशन निकालना होता है। तो इंडिया की जो सोशल प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए IIT मद्रास ने सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर के साथ मिलकर संवेदन 2021 हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया था। सोनी इसमें जो है लीडिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा ताकि इंडिया की सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। सोनी की स्थापना 1946 में हुई थी और ये जापान की कंपनी है, आगे याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। संवेदन IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन सिंह एकमात्र भारतीय बन गए हैं जिनको टोक्यो ओलंपिक के लिए ज्यूरर यानी जूरी मेंबर चुना गया है। तो फर्स्ट एवर इंडियन ज्यूरर बन गए हैं पवन सिंह। ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं आपके महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं। ये हैं पवन सिंह, एकमात्र इंडियन ज्यूरी मेंबर हैं जिनको टोक्यो ओलंपिक के लिए चुना गया है। देख लीजिए, टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए पवन सिंह को चुना गया है। फर्स्ट एवर इंडियन ज्यूरर हैं, याद रखिएगा। पवन सिंह कहां से बिलोंग करते हैं? पुणे से। टोक्यो ओलंपिक के लिए टोटल 26 ज्यूरी मेंबर को चुना गया है, जिसमें से 6 तो जापान के ही होंगे और बाकी जितने भी 20 होंगे वो डिफरेंट कंट्रीज होंगे। इंडिया से किसको ज्यूरी मेंबर चुना गया है? पवन सिंह को। पवन सिंह कहां से बिलोंग करते हैं? पुणे से। देखिए, टोक्यो ओलंपिक शुरू हो रहा है, 2020 में होना था लेकिन 2021 में हो रहा है। इसके बाद कहां पे होंगे? तो 2024 में होंगे पेरिस में, फिर 2028 में होंगे लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहां पे इसका हेडक्वार्टर है? तो लोसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।